हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश। तो आज इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे किस देश के पूर्व आमिर के निधन पर भारत ने तिरंगा झुका दिया। एक इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशन के लिए अलग तरीके का। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विंबलडन है, डायमंड लीग है, साइबर धोखाधड़ी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, नई प्रजाति की खोज की गई है, चाबहार पर अमेरिकी हमला हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। आंसर क्या होगा इसका? आर वेरामुथु। और उनको ये जो अवार्ड दिया गया ना, वो वर्ष 2025 के लिए दिया गया है, वर्ष 2026 में। ठीक है, तो वो प्रख्यात तमिल कवि हैं और गीतकार हैं, आर वेरामुथु। 13 जुलाई को उनको ये अवार्ड दिया गया, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दिल्ली में आयोजित एक समारोह में। उनके बारे में अगर चर्चा करेंगे, 24 वर्षों के बाद मतलब ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार है, पहले तमिल साहित्यकार नहीं है। इससे पहले दो और लेखकों को ये अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, इनके बारे में अगर हम कहें तो आर मेरा मोथू के बारे में 2003 में कालीकट्टू इथिकासम के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के तौर पर उनको 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम लोग चर्चा करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ये क्या है आखिरकार? ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान रखते हैं जो लोग, उनके लिए उनको दिया जाता है हर साल। और ये भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, उसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी 1944 में ही। ठीक है, और ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। और खास बात यह है कि भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी लिखता हो, तो वो इस पुरस्कार के लिए पात्र होता है, एलिजिबल होता है। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक शॉल मिलता है और 11 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विंबलडन 2026 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा जानिक सिनर। और ये इटली के खिलाड़ी हैं। उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव उनको हराकर ये खिताब जीता है। ये सिनर का उनके करियर का दूसरा विंबलडन है और 5वां ग्रैंड स्लैम ये खिताब है। ठीक है, तो फाइनल मैच जो हुआ 2026 वाला, वो 12 जुलाई को लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब सेंटर कोर्ट में खेला गया है। विंबलडन क्या है? ये दुनिया का मतलब सबसे पुराना और बहुत ही प्रतिष्ठित एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है। हर साल जून जुलाई में लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में, वहाँ के घास के कोर्ट पर यह खेला जाता है। वैसे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, एक फ्रेंच ओपन होता है जो क्ले कोर्ट होता है उसका, विंबलडन होता है जो ग्रास कोर्ट होता है, और यूएस ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि विंबलडन 2026 विमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर क्या होगा? लिंडा नोस्कोवा। ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। फाइनल में लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश के कैरोलिना मुचोवा को हराकर ये खिताब जीता है। और विंबलडन के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब 2 चेक रिपब्लिकन खिलाड़ी जो है ना, उनके बीच में फाइनल मैच खेला गया था। 21 साल के हैं लिंडा, और उनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। ओके, तो चैंपियन को यहाँ पर 46.08 करोड़ रुपए, अगर रुपए में कन्वर्ट करके देखेंगे, इतनी रकम मिली है। बाकियों को मिला है जो राउंड, अलग अलग राउंड में खेले हैं, उन सबको भी अवार्ड मिला है, अवार्ड मनी मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विंबलडन 2026 मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर मेंस डबल्स की बात हो रही है। आंसर देख लीजिए आप। हेनरी पैटन, और हेनरी पैटन जो है ब्रिटेन के हैं और दूसरे फिनलैंड के हैं, हैरी हेलियोवारा। ठीक है, तो इसी जोड़ी ने फाइनल में अल सल्वाडोर के मार्सेलो ओरेवोलो और क्रोएशिया के मेट पाविक की जोड़ी को हराया और ये खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो
शार्प लर्निंग ऐप है और उसी पर दो तरह के बैचेज हैं। एक है बेसिक मेंबरशिप जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, वन डे एग्जामिनेशन के लेवल का। और इसमें आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ऐसे पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाते हैं। एक है दूसरा आईएसपीसीएस एडवांस्ड करंट अफेयर्स प्रोग्राम, और ये जो है ना वो खासतौर पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए डिजाइन किए हुए हैं। और इसमें जो कंटेंट होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, ताकि आप जब एग्जामिनेशन देने जाएं तो उस वक्त आपकी तैयारी शानदार रहे, उस ढंग से आपका दिमाग दौड़े कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और उसमें कंटेंट भी काफ़ी डिटेल में होता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विंबलडन 2026 विमेंस डबल्स का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर क्या होगा? चीन की है गो हैन्यू और फ्रांस की है क्रिस्टीना म्लाडेनोविच। इसकी जोड़ी ने ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। इन्होंने किनको हराया है फाइनल में? कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफानी, उसकी जोड़ी को हराया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विंबलडन 2026 मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये नाम है मार्सेलो अवेलारो, लातविया के ये हैं, और जेलेना ओस्टापेंको, ये अल सल्वाडोर। तो इसकी जोड़ी ने ये फाइनल में जो है वो जीत हासिल की है। तो ये विंबलडन के सभी जो थे, जितने भी विजेता, उन सबके क्वेश्चंस के आधार पर आपको बता दिया मैंने। अब एक बार लिस्ट भी बता देते हैं आपको। जैसे मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। उपविजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के। विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता है लिंडा नोस्कोवा, चेक गणराज्य की हैं ये। और उपविजेता है कैरोलिना मुचोवा, चेक गणराज्य की हैं। मिक्स मेंस डबल्स में विजेता हैं हारी हेलियोवारा, फिनलैंड के, और हेनरी पैंटन, ग्रेट ब्रिटेन के। और उपविजेता है मार्सेलो अरेवालो, अल सल्वाडोर के, और मैट पाविक, क्रोएशिया के। विमेंस डबल्स की बात करेंगे, लिस्ट देख रहे हैं आप। ओ हानियो, चीन की, और क्रिस्टीना, विमेंस डबल्स है क्रिस्टीना ग्लाडेनोविक, तो ये फ्रांस की। ठीक है, तो ये विजेता। मिक्स डबल्स में मार्सेलो एलोवालो, अल सल्वाडोर, और जिलेना ओस्टापेंको, ये लातविया। तो ये जो टोटल जो है ना विंबलडन का हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डायमंड लीग 2026 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुमार बने हैं। ये मोनाको में ये आयोजन हुआ था 10 जुलाई को। फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के हैं ये 31 वर्षीय सर्वेश, तो इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। और आपको बताऊं कि डायमंड लीग में पोडियम तक पहुंचने वाले, यानी टॉप 3 में स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हाई जंपर और ओवरऑल चौथे भारतीय एथलीट बन गए हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ओके। इससे पहले नीरज चोपड़ा, विकास गौड़ और मुरली श्री शंकर ही ये उपलब्धि हासिल कर चुके थे, लेकिन ये लॉन्ग जंप पर ये पहले व्यक्ति हैं, सर्वेश। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली छमाही में भारत के किन राज्यों में साइबर धोखाधड़ी की सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं? आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा यहीं पर शिकार लोग हैं जो साइबर धोखाधड़ी के हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, जो न्यूज भी आपने देखा ही। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 6 महीने में साइबर धोखाधड़ी के 1.86 लाख शिकायतें दर्ज हुई ने, 1,85,000 शिकायतें। और इन शिकायतों में जो नो डिजिटल जो फाइनेंशियल क्राइम है वो सब शामिल है। तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला भी राज्य है, और वहाँ पर ये साइबर क्राइम भी के जो शिकार लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, फिर कर्नाटक है, गुजरात है, वगैरह वगैरह। राज्यवार ये वित्तीय साइबर धोखाधड़ी आंकड़ों का पूरा डेटा सामने आया है। तो अगर हम देखेंगे टॉप 10 राज्य, तो नंबर 1 जो है वो उत्तर प्रदेश है, सेकंड स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है गुजरात, फिर बिहार, उसके बाद राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, इन सब का स्थान आता है। तो जो भी आप अगर जिस राज्य में रहते हैं अपना
ये जो नंबर है ना वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किस तरह की धोखाधड़ी शामिल है इसमें? तो डिजिटल गिरफ्तारी, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं फर्जी तौर पर कि घर से निकलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, इस तरह की फर्जी निवेश की और व्यापार की योजनाएं बताते हैं। ओटीपी और बैंकिंग धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है। यूपीआई भुगतान के मामले घोटाले होते हैं। फर्जी ग्राहक सेवा धोखाधड़ी होती है। नौकरी के या घर में काम करने के जो मामले इस तरह के, कुरियर पार्सल घोटाले बहुत होते हैं। सोशल मीडिया पर मतलब डुप्लीकेट व्यक्ति बन के और उसकी धोखाधड़ी वगैरह ये सब बहुत होते हैं। तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस न्यूज़ में कि नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए कभी भी ओटीपी, पासवर्ड या बैंकिंग जो पिन है वो साझा नहीं करना चाहिए। बैंक या सरकारी एजेंसी के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले जो अज्ञात कॉल हैं उसकी पहचान सत्यापित होनी चाहिए, करना चाहिए। एसएमएस, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स, इन सब के माध्यम से अज्ञात जो लिंक आ रहे हैं उस पर क्लिक नहीं करना है। कोई भी लिंक आ गया कि ये आरटीओ का चालान जमा करें, आरटीओ आपके चालान है, और आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फिर आपका मोबाइल हैक हो सकता है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, और संदेह होने पर 1930 पर सूचना देना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस देश के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, उनका निधन हो गया 12 जुलाई 2026 को। तो उस पर भारत सरकार ने राजकीय शोक घोषित करके एक दिन के लिए तिरंगा झुका दिया। तो किस ये देश के थे? आंसर का इसका कतर। 74 ईयर के थे शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। 1995 से लेकर 2013 तक कतर के आमिर रहे। आमिर जो होता है ना वो कतर में और कुछ और अरब देशों में वो सबसे उच्च पद होता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है। ठीक है, 2013 में उन्होंने अपनी जो सत्ता है वो अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनको सौंप दी थी, जो वर्तमान में कतर के आमिर हैं। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, भारत सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया। 12 तारीख को, 12 जुलाई को निधन हुआ, 13 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित रहा, और पूरे देश में जो राष्ट्रीय तमाम जो भवन है उस पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया उसको आधा झुका दिया गया था इस तरीके से। ठीक है, जहां भी नियमित रूप से फहराया जाता है वहां पर। और इस दिन सरकारी कोई भी मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं आयोजित किए गए, प्राइवेट हुए, सरकारी नहीं हुए। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी जो ना काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। आपको बताऊं कि 1995 में इन्होंने ब्लडलेस कूप किया था, यानी रक्तहीन तख्ता पलट किया था। उनके पिता थे खलीफा बिन हमद अल थानी, तो वो पहले आमिर थे। जब वो विदेश गए, विदेश दौरे पर, तब इन्होंने कब्जा कर लिया सत्ता पर। अमेरिका से कहा कि हम आपको पूरी ऑयल गैस इन सब को लेकर और अपने यहाँ जो है ना वो उनकी जो डिफेंस है, फोर्सेस है, उसका सेंटर बनाने की तमाम जगह दे देंगे। एक तरह से अमेरिका को अपने पाले में कर लिया, और उसके बाद फिर ये बन गए थे। ठीक है, पिता को हटाकर, इसलिए ब्लडलेस कूप कहा जाता है इनको, इन्होंने किया था। ठीक है, 18 साल का शासनकाल रहा, छोटा सा है, लेकिन इनको माना जाता है कि इन्होंने कतर को बिल्कुल बदल दिया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अमीर बना दिया कतर को। कतर का मैप भी आपने देखा ही, मैप के जरिए देखते हैं। राजधानी है दोहा, आमिर हैं अभी शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन्हीं के पिता का निधन हुआ और उसी पर भारत ने शोक जताया और तिरंगा को झुका दिया था। यहाँ पर मुद्रा चलती है कतरी रियाल। पड़ोसी देश अगर कहेंगे तो वह है क्या, सऊदी अरब। और बगल में जो समुद्र है वो कौन है, पर्शियन गल्फ है, यानी फारस की खाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस शहर में निकाली जाती है? पुरी में। भगवान जगन्नाथ की जो विश्व प्रसिद्ध है ये उड़ीसा का शहर है पुरी, वहीं पर। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर यह उत्सव आयोजित किया जाता है। अभी 2026 में 16 से 24 जुलाई तक ये रथ यात्रा हुई है। हालांकि इस दौरान कुछ धक्का मुक्की भी हुई, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हो गई थी उसमें। रथ यात्रा के बारे में अगर बात करेंगे तो भगवान जगन्नाथ के जो रथ है, नंदी घोष बलभद्र, मतलब उनका जगन्नाथ का जो रथ है वो नंदी घोष है, और बलभद्र का जो रथ है वो ताल ध्वज है।
और सुभद्रा का जो रथ है वो दर्प दलन उसको कहते हैं। तो लाखों भक्त जो है ना वो रस्सी को खींचते हैं। ठीक है। जगन्नाथ जो है वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो आमतौर पर भक्त जो है ना वो दर्शन करने के लिए तो मंदिर जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा एक अनोखी परंपरा होती है जहां भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ठीक है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस राज्य में पश्चिमी घाट में डेमसे डेमसेल फ्लाई, तो उसकी नई एक प्रजाति जो है ना वो ढूंढी गई है, खोजी गई है। और तो ये है केरल। केरल आंसर होगा इसका। ये ओडानाटा वर्ग का एक उड़ने वाला कीट है जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना उससे काफी मिलता जुलता है। तो केरल के जो वहां पर पश्चिमी घाट तो हालांकि कई राज्यों में है फैला हुआ, लेकिन केरल में ये प्रजाति जो है ना वो पाई गई है, उसकी नई प्रजाति पाई गई है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में किस कंपनी के टायर को भारत का सबसे मूल्यवान और मजबूत टायर ब्रांड घोषित किया गया? एमआरएफ को। ठीक है। तो एमआरएफ को इसमें चुना गया है, बेस्ट ब्रांड इसमें बताया गया है इसको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहते हैं। इस दिन मौलिक मानवाधिकारों की वकालत और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्याय है उसको बढ़ावा देने की कोशिश होती है। तो यह सवाल होगा कि क्यों मनाया जाता है ये दिवस। दरअसल 17 जुलाई 1998 को कई देशों ने इंटरनेशनल ट्रीटी रोम स्टैट्यूट्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो साइन किया था, और इसी संधि के आधार पर 17 जुलाई 1998 को आईसीसी की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना वो कहाँ पर है? उसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। मैप के जरिए नीदरलैंड चलते हैं, और नीदरलैंड में द हेग है एक जगह, वहीं पर इंटरनेशनल ये क्रिमिनल कोर्ट है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे से अलग है। ठीक है। तो ये है, और इसका अधिकार क्षेत्र केवल उन्हीं देशों में है जहां पर जिसने रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो ट्रीटी पर साइन किया है और रेटिफाई किया हुआ है। कुल 123 देश हैं, और कई तरह के अपराध को लेकर होता है, जैसे नरसंहार है, मानवाधिकार के खिलाफ अपराध है, युद्ध अपराध है, आक्रामकता का अपराध है। तो इन सब को लेकर मुकदमा वहां पर चलाया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 जुलाई को, और इस बार की थीम क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी हमारे हाथ में है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जो रंगभेद पर न्याय के लिए उनकी जो लंबी लड़ाई हुई थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 1918 में दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में। वो ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता थे, वकील, शांति के इंटरनेशनल प्रमोटर थे। उनको अक्टूबर 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में 95 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो देख रहे हैं आप। अमेरिका ने भारत के निवेश वाले किस देश में स्थित चाबहार पोर्ट पर हमला करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है? नष्ट नहीं किया, क्षतिग्रस्त हुआ है। आंसर क्या होगा? ईरान। 17 जुलाई को ईरान के चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने पोर्ट कंट्रोल जो ना निगरानी टावर है उसको नुकसान पहुंचा, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। ये पूरा पोर्ट का ही हिस्सा था। तो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर, वीडियो वो सब शेयर किए। ये वीडियो आप देख भी रहे हैं, इस तरीके के शेयर थे। इससे अलग भी शेयर किया उन्होंने। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना यह है कि ये जो उड़ाया गया ना, ये जो वीडियो है वो जो वीडियो है उसमें ये जो टावर दिख रहा है इसके जरिए वहाँ के यानी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना वहाँ पर पूरा निगरानी की जा रही थी उसी के जरिए।
और आपको बताऊं कि भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में निवेश किया था और इसका संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल वो कर रही थी। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर शुरू हुआ उससे ठीक पहले भारत ने इसका संचालन ईरान को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है ना वो भारत को अमेरिका, मतलब ये जो पोर्ट है वो भारत के लिए फायदेमंद कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया उधर रशिया तक भी पहुंच सकते हैं सीधे। ठीक है, और 2016 में चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता हुआ था ईरान से और शुरुआत में 12 करोड़ फिर 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का वादा किया गया था। भारतीय कंपनी आईपीजीएल जो है ना वो यानी पोर्ट्स जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड उसी ने वहाँ चाबहार पोर्ट का जो एक हिस्सा है शाहिद बेश्ती टर्मिनल उसका संचालन किया था, उसका निर्माण किया था, काफी खर्चा भी हुआ था भारत का। अब उसके एक टावर को ध्वस्त किया गया है, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए रणनीतिक प्रभाव तो ये है कि भारत जो है ना वो चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच मिलती थी, अब वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि वहां भारत संचालन करेगा अगर पोर्ट को तो उस पर भारत पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो इससे क्या है ना कि हम जो पाकिस्तान के को बाईपास करके जो उधर से जाना चाह रहे थे उस पर हमारे असर पड़ा है, जियो पॉलिटिक्स पर असर पड़ा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंफर्स आप सबकी एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।